हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सभी लोग। दोस्तों, कल हम लोगों ने आपसे चर्चा किया था 1892 के अधिनियम तक हो गया था भारत के संविधान में, जो भारत का संवैधानिक विकास हुआ है। कल हम लोगों ने 1892 के अधिनियम तक अपनी बात रखी थी। हमने कहा था कि आज हम 1909 के भारत शासन अधिनियम की चर्चा करेंगे, जिसको मार्ले मिंटो सुधार भी कहा जाता है। तो 1909 का जो भारत शासन अधिनियम है या भारत परिषद अधिनियम है, इस अधिनियम में क्या खास बात थी, इसको समझते हैं पहले, फिर वही आप मेरा तरीका जानते हैं, मैं फ्रेम कर दूंगा। तो भारत परिषद अधिनियम 1909 के कुछ जो लक्ष्य थे, क्या लक्ष्य थे, ये कह रहे हैं कि 1892 का जो अधिनियम था उसमें जो समस्याएं थी, जो उसमें कमियां थी, उन कमियों को दूर करने के लिए 1909 का भारत परिषद अधिनियम आया था। इस समय आप जानते हैं 1909 तक आते आते भारत में राष्ट्रीय चेतना बहुत तेजी से बढ़ रही थी। आपको अगर ये जानकारी हो कि कांग्रेस के अंदर भी दो प्रकार के वो धड़े विद्यमान थे, एक तो गर्मपंथी और एक नरमपंथी। जो नरमपंथी पहले से ही सक्रिय थे, लेकिन उनकी रणनीतियों की वजह से जो गर्मपंथी लोग थे, जो रिजल्ट चाहते थे, वो असंतुष्ट थे। ये बात तब और स्पष्ट हो गई जब 1905 में बंगाल का विभाजन हुआ और बंगाल के विभाजन के बाद स्वदेशी और बहिष्कार जैसे विषय उठाए गए। रविन्द्रनाथ टैगोर ने उस समय आपको जानकारी होगी कि राखी एक दूसरे को बांधने की परंपरा वहाँ पे रक्षाबंधन के रूप में मनाया गया। अमार सोनार बांग्ला इसी समय लिखा गया उनके द्वारा। स्वदेशी बहिष्कार का जो मुद्दा था, ये बहुत चर्चित मुद्दा था इस समय बंगाल विभाजन के बाद। नरमपंथी चाहते थे कि स्वदेशी और बहिष्कार का जो मुद्दा है वो केवल बंगाल तक रहे, और वहीं जो उग्र राष्ट्रवादी थे उनका मानना था कि स्वदेशी और बहिष्कार जो है पूरे भारतवर्ष में इसको लागू करना चाहिए। ये मुद्दा आगे बढ़ता गया और 1907 के सूरत अधिवेशन तक जाते जाते कांग्रेस में एक विभाजन हुआ। तो आप देखोगे कि 1909 के अधिनियम के आते का जो समय है, इस समय भारत में उग्र राष्ट्रवाद बहुत ज़्यादा फैल रहा था, और अब अंग्रेज ये चाहते थे कि अगर भारतीय राष्ट्रवाद को कमजोर करना है तो सांप्रदायिकता को बढ़ाना पड़ेगा, जनता के मध्य जो एकता है उसको तोड़ना पड़ेगा। तो 1909 के अधिनियम में आप देखोगे कि सांप्रदायिकता को भी बढ़ाने का प्रयास किया गया, और इस अधिनियम के द्वारा जो उस समय भारत सचिव थे मार्ले और वायसराय थे मिंटो, तो इन दोनों के नाम से इस अधिनियम को मार्ले मिंटो सुधार भी कहते हैं, मार्ले मिंटो सुधार अधिनियम के रूप में जानते हैं। और यह अधिनियम अरुडेल समिति की अनुशंसा पर आया था। तो कुछ बातें आपको समझ में आई होंगी कि क्या क्या हुआ। 1909 का भारत परिषद अधिनियम, अभी आपने देखा क्या हो रहा था। इसमें राष्ट्रीय आंदोलन में उग्र राष्ट्रवाद का राष्ट्रीय आंदोलन में उग्र राष्ट्रवाद को बढ़ावा मिल रहा था।
पहली चीज ये, ठीक है। ये अधिनियम अरुडेल जो समिति थी की अनुशंसा पर आया था, उसके रिकमेंडेशन पर। इसके अलावा इसको मार्ले मिंटो सुधार भी कहते हैं, क्योंकि ये था भारत सचिव और ये वायसराय था, तो इसके नाम पर मार्ले मिंटो सुधार अधिनियम भी इसको कहते हैं, ठीक है। यहां पर आपने देखा कि राष्ट्रीय आंदोलन में उग्र राष्ट्रवाद को बढ़ावा मिल रहा था और उसको एक तो दबाने का प्रयास करना था इस अधिनियम के तहत। तो इसके तहत आप देखोगे कि सांप्रदायिकता को बढ़ावा देने का प्रयास किया गया, कि सांप्रदायिकता को बढ़ावा दिया जाए जिससे राष्ट्रीय आंदोलन को कमजोर किया जा सके, ठीक है। तो आप देखोगे कि पहले तो ये प्रयास हुआ कि जो लोग हैं राष्ट्रीय आंदोलन में, जिसकी जो गति बहुत तेज हो रही है, उसकी गति को मंद किया जाए, इसलिए एकता को तोड़ना होगा, फूट डालना होगा, और यहीं से फूट डालो और राज करो की नीति आप देखोगे स्पष्ट रूप से आपको दिखाई देने लगेगी। क्या क्या विषय हैं आप देखोगे कि केंद्रीय जो विधान परिषद में पहले 16 सदस्यों तक की नियुक्ति होती थी, अधिक से अधिक 16, अब केंद्रीय विधान परिषद में सदस्यों की संख्या 60 कर दी गई। तो यही देखें आप कि केंद्रीय विधान परिषद में सदस्यों की संख्या 16 से बढ़ाकर 60 कर दी गई। इसके माध्यम से क्या करने का प्रयास कर रहे हैं अंग्रेज? वो ये बताने का प्रयास कर रहे हैं कि हम भारतीयों को ज्यादा अब हम जो प्रतिनिधित्व दे रहे हैं, उनको रिप्रेजेंटेशन दे रहे हैं, ठीक है, और 60 में से आधे से अधिक सदस्य गैर सरकारी होंगे, ठीक है। एक तो ये कहा गया कि केंद्रीय विधानसभा जो केंद्रीय विधान परिषद है वहां पर सदस्यों की संख्या को बढ़ाया जाएगा। इसके अलावा जो प्रांतीय जो विधान परिषद थे, जैसे बंबई, मद्रास, बंगाल, उत्तर प्रदेश, प्रांतीय विधान परिषद थे, बंबई, मद्रास, कलकत्ता, बंबई, मद्रास, कलकत्ता, इसका मतलब कलकत्ता का मतलब बंगाल भी, इसका मतलब बंगाल, कलकत्ता, उत्तर प्रदेश, इसको सेंट प्रांत कहते थे उस समय। यहां पर जो सदस्य आएंगे उनकी संख्या कर दी गई 50। मतलब हर जगह अब लोगों को ज्यादा से ज्यादा अधिकारता देने का अप्रत्यक्ष रूप से प्रयास होने लगा, यहां पर आप देखोगे, ठीक है।
इसके अलावा ये जो सदस्य जो चुने जाएंगे, उनको चुने जाने का आप देखोगे आधार क्या क्या था। पहले तो कुछ सदस्य ऐसे होते थे कि जो पदेन सदस्य होते थे, मतलब वो रहेंगे ही। जैसे केंद्रीय जो विधानसभा है तो वहाँ पर कुछ सदस्य पदेन सदस्य होते थे, जैसे गवर्नर जनरल और उसकी कार्यकारिणी के सदस्य, ये तो पदेन सदस्य थे, इनको रखना ही है। इसके अलावा आप देखोगे, इसमें आप देखोगे कि जो सदस्य थे कैसे, गवर्नर जनरल प्लस उनकी कार्यकारिणी के सदस्य, ये केंद्रीय विधानसभा में जो सेंट्रल लेजिस्लेटिव असेंबली थी, वैसे ही प्रांत में जो गवर्नर है प्लस उसकी कार्यकारिणी के सदस्य। ये आपने देखा। इसके अलावा और कैसे जाते थे, ये तो पदेन सदस्य हो गए। दूसरे प्रकार के वो सदस्य थे जो इसमें जाते थे पदेन की जगह इसको कर दीजिए मनोनीत सरकारी अधिकारी। ये दूसरे प्रकार के लोग थे जो केंद्रीय विधानसभा और प्रांतीय विधानसभा में जाते थे। तीसरे, यहां पर तीसरे में आप देखेंगे मनोनीत गैर सरकारी सदस्य। मनोनीत गैर सरकारी सदस्य और फोर्थ में निर्वाचित सदस्य। ये चार प्रकार से लोग केंद्रीय विधानसभा और प्रांतीय जो वहां पे विधान परिषद होती थी, इन चार तरीके से लोग जाते थे। एक तो गवर्नर जनरल की कार्यकारिणी के सदस्य, फिर मनोनीत सरकारी सदस्य, मनोनीत गैर सरकारी सदस्य, फिर निर्वाचित सदस्य। क्लियर है? देखिए, अगर आप इस तरह से देखेंगे तो आपको समझ में आएगा कि अब जो केंद्र की विधानसभा है वहां पर भी उसी तरीके से, और जो प्रांत है वहां पर भी उसी तरीके से ही सदस्य आ रहे हैं। ठीक है? आप देखोगे कि इस अधिनियम के द्वारा ये भी कहा गया कि जो चुनाव होंगे, जो इलेक्शन होंगे, जो प्रादेशिक चुनाव किए जाएंगे, उसके लिए व्यवसाय और सांप्रदायिक प्रतिनिधित्व की प्रणाली होगी। भारत में जो प्रदेशों में चुनाव होंगे उसमें व्यवसाय और सांप्रदायिक प्रतिनिधित्व की प्रणाली होगी। व्यवसाय एवं सांप्रदायिक प्रतिनिधित्व की प्रणाली होगी। ठीक है? कि यहां पर व्यवसाय के आधार पर और सांप्रदायिक प्रतिनिधित्व की प्रणाली के आधार पर चुनाव करवाए जाएंगे। ठीक है? और इसमें भी जो निर्वाचन होगा
वो क्षेत्र कौन से होंगे? एक तो साधारण क्षेत्र होगा, एक वर्ग विशेष का क्षेत्र होगा। यहां पर भी साधारण, जहां से जो सभी लोग आ सकते हैं, एक वर्ग विशेष मतलब जैसे मुसलमान हैं तो यहां से केवल वर्ग विशेष के लोग आएंगे, और फिर विशेष मतलब 3 प्रकार से लोग आएंगे, एक तो साधारण सीटों से, वर्ग विशेष की सीटों से और विशेष सीटों से। ठीक है। यहां पर आपने देखा कि मुसलमानों के लिए अलग जो पृथक यहां पर मताधिकार दिया गया, मुसलमानों के लिए पृथक मताधिकार और पृथक निर्वाचन क्षेत्र। यहां मुसलमानों के लिए पृथक मताधिकार और पृथक निर्वाचन क्षेत्र। यहां पर पृथक मताधिकार और पृथक निर्वाचन क्षेत्र। आप देखोगे जो निर्वाचक क्षेत्र, यहां पर निर्वाचक क्षेत्र का प्रावधान किया गया। ठीक है। इस पे हम अगर आपको और ज्यादा समझना है तो जब मुस्लिम लीग बताएंगे, हिस्ट्री वाले लेक्चर में आप कभी जाएंगे तो उसमें मैंने बताया है कि मुसलमानों को जब मुस्लिम लीग की स्थापना हुई थी तो मुसलमानों के मुस्लिम लीग को बनाने से पहले ऐसा एक प्रयास किया गया कि एक ऐसा संगठन बनाया जाए कांग्रेस के पैरेलल जो मुसलमानों के मुद्दों को उठाए। इसके पहले आप जानते हो कि सर सैयद अहमद खान ने वो प्रयास किया था और मुसलमानों को अंग्रेजों के पक्ष में करने का भी कार्य किया था उन्होंने। उसी चीज को और बेहतर करने के लिए मुस्लिम लीग को स्थापित कराया गया, जिसने धीरे धीरे मुसलमानों के लिए एक अलग जो इशू बनाने का प्रयास यहाँ पर आप देखोगे उन्होंने करने का कार्य किया है। इसके अलावा यहाँ पर आप देखोगे कि फूट डालो और राज करो का यहीं से कॉन्सेप्ट आता है। ठीक है। अब देखो यहाँ पर फूट डालो और राज करो, ये बात मैंने बताई, फूट डालो राज करो। यहां पर मिंटो का कथन याद रखिएगा जो वायसराय है कि हम नाक के दांत बो रहे हैं, नाक के दांत बो रहे हैं, जिसका परिणाम भयंकर होगा, जिसका परिणाम भयंकर होगा। इस बात को ध्यान रखेंगे। मिंटो उस समय वायसराय था, उसने अपने जो समय के भारत सचिव थे मार्ले को पत्र लिखा और बताया कि हम नाक के दांत बो रहे हैं, जिसका परिणाम बड़ा ही भयंकर निकलेगा। ठीक है। और क्या हुआ इस समय? केंद्र तथा जो प्रांतीय जो विधान परिषद थी उसकी शक्ति में वृद्धि किया गया। केंद्र की और प्रांतीय जो विधान परिषदें हैं उनकी शक्ति में वृद्धि करते हुए जो सदस्य हैं उनको बजट पर एक विवेचना करने का अधिकार दिया, लोकहित के विषय में चर्चा करने का अधिकार और अनुपूरक प्रश्न भी पूछने का अधिकार। मतलब आप देखोगे कि केंद्र तथा प्रांत में, यहीं पे कर दें, केंद्र तथा प्रांतों में सदस्यों के अधिकारों में वृद्धि की गई। क्या वृद्धि की गई? आप देखेंगे कि बजट की विवेचना करने का अधिकार, कि बजट की विवेचना मतलब इसके ऊपर चर्चा करना,
जो बजट की विवेचना करने का अधिकार दिया गया। लोकहित 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 पर प्रश्न पूछने का अधिकार। लोकहित पर प्रश्न पूछने का, लोकहित पर प्रश्न पूछने या चर्चा का अधिकार। चर्चा का अधिकार। अनुपूरक अनुपूरक प्रश्न पूछने का अधिकार। अनुपूरक प्रश्न पूछने का अधिकार। आप अनुपूरक प्रश्न पूछ सकते हैं, ठीक है। यहां ये आप देख रहे हैं। इसके अलावा आप देखोगे कि इस अधिनियम के द्वारा ही ये कहा गया कि भारतीयों को जो प्रशासन तथा जो विधि निर्माण के कार्यों में अधिकार दिया जाएगा। जो प्रशासनिक कार्य हैं, जो विधि निर्माण के कार्य हैं, उसमें भारतीयों को भी अधिकार दिया जाएगा। और इसी के तहत सबसे पहले भारत परिषद में और वायसराय की कार्यकारिणी में आप देखोगे कि भारतीय सदस्यों को जोड़ा गया। ध्यान रखेंगे, ये बोला गया कि भारतीय प्रशासन और विधि में जो भारत के प्रशासनिक कार्य हो रहे हैं, भारत के प्रशासनिक कार्यों में और जो यहाँ की विधियों में भारतीयों को भी जोड़ा जाएगा। भारत के प्रशासनिक कार्यों प्लस जो विधि के मामलों में भारतीयों को प्रतिनिधित्व दिया जाएगा। ठीक है, दिया जाएगा। इसके तहत जो भारत परिषद है, भारत परिषद और वायसराय की कार्यकारिणी परिषद में भारतीयों की नियुक्ति की गई। किसको नियुक्त किया गया? आप देखोगे कि यहां पर वायसराय की कार्यकारिणी परिषद में जो है आप देखोगे कि केसी गुप्ता और सैयद हुसैन जो बिलग्रामी हैं, इनको भारत परिषद में रखा गया। केसी गुप्ता और सैयद हुसैन बिलग्रामी को भारत परिषद में शामिल किया गया। ध्यान दीजिएगा, यहां से प्रश्न बिल्कुल पूछा जा सकता है कि भारत परिषद में सबसे पहले भारतीयों को कब प्रतिनिधित्व मिला था। तो 1909 के भारत परिषद अधिनियम से आप देखोगे अधिकार मिला। केसी गुप्ता और सैयद हुसैन बिलग्रामी को जोड़ा गया। ठीक है, इनको नियुक्त किया गया। और एसपी सिन्हा को वायसराय की कार्यकारिणी में एसपी सिन्हा को ठीक है, सत्येंद्र प्रसाद सिन्हा, एसपी सिन्हा को वायसराय की कार्यकारिणी में सिन्हा को विधिक सदस्य के रूप में जोड़ा गया। विधिक सदस्य के रूप में ये दोनों क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं। ध्यान देंगे, ये दोनों क्वेश्चन बन जाएंगे और दोनों क्वेश्चन आपसे पूछ सकता है। ठीक है,
इसके बाद आप देखेंगे तो ये चीज यहाँ पर थी 1909 का अधिनियम। आप देखोगे कि नरमपंथियों को संतुष्ट करने वाला, उग्र राष्ट्रवादियों को दबाने वाला यह अधिनियम था। इसका उद्देश्य राष्ट्रवादियों के मन में संदेह पैदा करना, उलझन पैदा करना था। राष्ट्रवादी जो आंदोलन चल रहा था उसको कमज़ोर करना था, मुसलमानों को अलग करना था, हिंदुओं को अलग करना था। ठीक है, मुसलमानों को अलग जो पृथक एक तो मताधिकार दिया गया, फिर आप जानते हैं कि जो उनको पृथक मताधिकार के साथ साथ जो पृथक निर्वाचक क्षेत्र की व्यवस्था की गई जिससे वो अलग हो रहे भारत में। और इस प्रकार आप देखोगे कि ये जो सुधार किए गए थे, ये सुधार भारतीयों के लिए बहुत कुछ नहीं कर पाए। लेकिन यहाँ से आप देखोगे कि भारत में संसदीय शासन व्यवस्था का इसी जगह से आपको एक पूरा परिचय मिलता है और धीरे धीरे भारत में संसदीय शासन संस्थाओं को भी स्थापित करने का प्रयास होता है। तो ये अधिनियम भारत में संसदीय व्यवस्था का एक इंट्रोडक्शन कराता है भारतीय जनता को। और दूसरी चीज, संसदीय संस्थाओं जो संस्था है भारत में जो स्थापित हो रही है उनके लिए भी एक आधार तय करता है। यहाँ पर उत्तरदायी शासन की जो बात भारत में हो रही थी उसकी मांग को रोकना भी उद्देश्य इसका था कि भारतीयों को उत्तरदायी शासन अभी उनके आधार पर नहीं दिया जा सकता। ठीक है, अप्रत्यक्ष जो निर्वाचन पद्धति थी और जो व्यवस्थापिका के जो सदस्य थे उनके अधिकारों में भी कुछ वृद्धि किया गया था। ठीक है, तो यहाँ पर आप देखोगे कि 1909 का जो भारत परिषद अधिनियम है वो बेसिकली अंग्रेजों की सहयोग की नीति का परिणाम था। जो वो कोलैबोरेशन की पॉलिसी रखना चाहते थे कि अब भारतीयों को जो नरमपंथी हैं उनको मिला के रखा जाए, जो गर्मपंथी हैं जो विरोध उनको दबा दिया जाए। तो ये उसी का परिचय था। तो क्लियर हो गया होगा 1909 का भारत परिषद अधिनियम।